राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज जब विजय घर लौटा तो कुछ उदास था। करीब 1 महीना पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब उसे गांव में अकेले रह रही अपनी माँ की चिंता सता रही थी। जब विजय अपने टाई ढीली करके जूते उतारने लगा तो उसका 2 साल का बेटा पप्पू झट से दौड़कर आया और उससे लिपट गया। विजय को उसी समय अपना बचपन याद आ गया। वह भी अपनी माँ और पिताजी को देखकर दूर से ही दौड़कर आता था और इसी तरह उनकी टांगों से लिपट जाता था। नन्हे विजय को देखते ही दिन भर के थके पिता के मुख पर प्रसन्नता छा जाती थी और उसकी माँ अपनी सारी ममता लुटाते हुए उसे आलिंगन में भर लेती थी। वो दृश्य याद करके विजय की आंखों में आंसू भर गए। खाना लग गया है, आ जाइए। विजय की पत्नी श्वेता की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई तो वो मुंह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। फिर कुछ सोचता हुआ बोला, श्वेता, तुम जानती हो कि पिताजी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई है और ऊपर से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं तो सोच रहा था कि अब माँ जी को भी यहीं घर में ले आता हूँ। माँ इस घर में हमारे साथ रहेगी तो पप्पू के साथ उनका दिल लगा रहेगा। पप्पू को भी दादी का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें भी उसे संभालने में कोई परेशानी नहीं होगी। विजय की बात सुनकर श्वेता परेशान सी हो गई। तभी विजय श्वेता का हाथ थामते हुए बोला, श्वेता, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी माँ को भी अपनी मम्मी की तरह ही समझना, उन्हें कभी सास मत समझना। पिताजी के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक खालीपन सा आ गया है। मुझसे वादा करो कि तुम उस खालीपन को भरने में मेरी मदद करोगी। अपनी माँ के लिए चिंतित विजय ने अपनी पत्नी श्वेता से कहा। हालांकि सासू माँ के साथ रहने की श्वेता की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने पति की मातृभक्ति को देखकर वह कुछ बोल ना पाई। बस एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसे मूक स्वीकृति दे दी। अगले दिन विजय अपनी माँ जी को सामान पैक करवाकर उन्हें अपने साथ घर ले आया। माँ, बस एक बात याद रखिए कि ये घर मेरे और श्वेता से पहले आपका है। इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगी। विजय की बातें सुनकर जहाँ माँ को अपने बेटे पर गर्व हो आया और वो मुस्कुरा उठी, तो वहीं श्वेता अपने पति की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर जल भून रही थी, लेकिन उस समय कुछ ना बोली। सासू माँ घर पे आते ही रसोई घर का सारा काम संभाल लिया था। श्वेता अब घर के कामों से निश्चित हो गई थी। श्वेता का मायका शहर में ही था, लेकिन ये सोचकर कि उसके पति का खाना कौन बनाएगा, श्वेता अपने मायके रहने नहीं जा पाती थी। लेकिन अब सासू माँ के आने के बाद श्वेता अपने बेटे को लेकर कुछ दिन के लिए मायके रहने चली गई। चलो, एक बात तो अच्छी हो गई, जो तुम्हारी सास यहाँ रहने आ गई। अब तुम किसी भी समय और कितने भी दिनों के लिए हमारे पास रहने आ सकती हो। मायके पहुँची श्वेता से उसकी माँ ने कहा, हाँ माँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा दामाद तो पूरा श्रवण कुमार है। अपनी माँ का तो हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। सारा दिन बस अपनी माँ के नाम का ही रट लगाए रहते हैं। बेटी, तुम्हारी सास सीधी और भोली बनने का ढोंग करती है, लेकिन बहुत चालाक है। तभी तो तुम्हारे पति को मुट्ठी में कर लिया है और उंगली पर नचाती रहती है। लेकिन तुम उनके इस माया जाल में बिल्कुल मत फंसना, नहीं तो वो तुम्हें भी अपनी उंगलियों पर नचाएगी। इसीलिए अपनी सास से जरा संभल कर रहना। अभी श्वेता का अपने मायके में पहला ही दिन था कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा अनमोल ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, या यूँ कहे कि अपनी ही बेटी को पैर पर कुल्हाड़ी मारने की सलाह देना शुरू कर दिया था। कुछ दिन यूँ ही बीत गए। आज विजय का जन्मदिन था और श्वेता भी अपने मायके से आने वाली थी। विजय श्वेता को उसके मायके लेने गया था। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी।
तो थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गई। लेटे लेटे याद करने लगी किस तरह बरसों पहले वो अपने बेटे के लिए जन्मदिन पर उसकी पसंद का खाना और केक बनाकर उसे सरप्राइज दिया करती थी। आज अब इतने वर्षों के बाद वह विजय के साथ है तो उन्होंने उसे फिर से सरप्राइज देने का सोचा और बीमार होने के बावजूद भी विजय की पसंद का केक और अन्य लाजीज व्यंजन बनाने में जुट गई। बड़ी प्रसन्नता के साथ बेटे बहू के आने से पहले सब कुछ तैयार करके रख दिया। फिर कुर्सी पर बैठकर बच्चों के आने का इंतजार करने लगी। सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि इतने दिनों के बाद अपने बर्थडे पर सरप्राइज देकर विजय के बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी और पोते को भी केक बहुत पसंद आएगा। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी तो माँ जी ने दरवाज़ा खोला। विजय और श्वेता गाड़ी में से बैग तथा अन्य सामान निकाल रहे थे तो माँ जी पप्पू को उठाकर अंदर ले आई। इतने दिनों के बाद पप्पू से मिलकर माँ जी के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। बेटा बहू जैसे ही अंदर आए तो हैरान हो गए। घर में खाने की खुशबू महक रही थी। विजय बाथरूम से मुंह हाथ धोकर आया तो इतने में माँ जी फटाफट घर से केक उठाकर ले आई और सारा खाना टेबल पर लगा दिया और विजय के आते ही बोली, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, जुग जुग जियो। इतने वर्षों के बाद माँ के हाथ का बना केक देखकर विजय बहुत खुश हो गया। विजय ने जैसे ही केक काटा तो माँ जी उसे केक खिलाने लगी। इतने में उनकी बहू रोशनी बाहें तानकर तपाक से बोली, अरे यह क्या कर रहे हैं आप? और इतना सब कुछ बनाने की क्या ज़रूरत थी? कम से कम फ़ोन करके पूछ तो लिया होता। हम तो बाहर से खाना खाकर आए हैं। बहू की बात सुनकर सासू माँ कुछ हैरान सी हो गई तो विजय बोला, माँ वो यह बात है कि श्वेता के भाई बहन पार्टी की जिद कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने बाहर ही खाना खा लिया। लेकिन माँ, बाहर के खाने में वो स्वाद कहाँ जो तुम्हारे हाथ के खाने में है। मुझे तो यह खाना देखकर दोबारा भूख लग रही है। विजय ने केक का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा तो माँ जी ने खुश होकर प्लेट में खाना परोस दिया। जैसे ही माँ जी ने पप्पू को थोड़ा सा केक खिलाने लगी तो बहू पप्पू को झट से उठा लिया। नहीं माँ, हमने तो पप्पू को भी खाना खिला दिया था, उसका पेट भरा हुआ है। अब यदि ज़्यादा खाएगा तो कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। मुझे भी भूख नहीं है। कहते हुए बहू पप्पू को लेकर कमरे में चली गई। लेकिन विजय को भूख ना होते हुए भी अपनी माँ का दिल रखने के लिए एक चपाती खा ली। यह सब देखकर माँ जी की आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन अपने कमरे में बैठी श्वेता के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। खाना खाकर जैसे ही विजय अंदर आया तो श्वेता का फूला हुआ मुंह देखा। विजय ने उसकी नाराज़गी का कारण पूछा तो श्वेता तो जैसे उस पर बरसने को तैयार ही बैठी थी। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही कि जब भूख नहीं थी तो खाना खाने की क्या ज़रूरत थी। श्वेता की इस बात पर विजय चौंकते हुए बोला, अरे पर मेरी माँ मेरे जन्मदिन के लिए इतने दिल से खाना बनाया, मेरा फेवरेट केक बनाया। खाने में मेरी माँ का प्यार और ममता थी। मैं ऐसे खाने से कैसे मना कर सकता था। अच्छा, 10 दिन पहले की ही बात है, जब आप मुझे मायके छोड़ने गए थे तो मेरी माँ ने भी आपके लिए खाना बनाकर रखा हुआ था। लेकिन आपने उस समय यह कहकर मना कर दिया कि मैं घर से खाना खाकर आया हूँ, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है और यहाँ अपनी माँ के हाथ का बनाया खाना खाने के लिए पेट में जगह बन गई, तो इसका मतलब मेरी माँ के लिए कोई कद्र नहीं। आपके दिल में उनके खाने की भी थोड़ी सी इज्जत रख ली होती। श्वेता की बात सुनकर विजय भड़क उठा। किस बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो, कुछ समझ नहीं आता। आज अपने जन्मदिन पर तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था और यहाँ सुबह से मेरी माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी
उन्होंने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए इतना सब कुछ इंतजाम करके रखा। हम बाहर से पार्टी करके आए, इस पर भी उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं। यदि मैंने उन्हें खुश करने के लिए थोड़ा सा खाना खा लिया तो इसमें तुम्हारे परिवार की बेइज्जती कहाँ से हो गई? विजय ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा तो श्वेता भड़क उठी। तुम्हें तो केवल अपनी माँ की ही खुशी की फिक्र है, लेकिन मेरी माँ पर क्या गुजरेगी यह तो तुमने सोचा नहीं। इतनी बात तो तुम्हारी माँ को भी समझ में आनी चाहिए कि वो हमारी खुशी में अपनी खुशी देखें। यदि एक दिन उनके हाथ का बनाया खाना नहीं खाते तो कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और यह बातें बाहर माँ जी को सुनाई दे रही थी। बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इधर माँ जी यह देखकर हैरान थी कि उनकी बहू के दिल में उनके लिए कितना जहर भरा हुआ है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने बेटे बहू की ज़िंदगी में कभी हस्तक्षेप नहीं किया था। बेटे की शादी करने के बाद जब श्वेता उनके घर आई थी तो उन्हें ऐसा लगा था कि उनके जीवन में बेटी की कमी पूरी हो गई। उन्होंने श्वेता को कभी बहू समझा ही नहीं था, लेकिन इस पर भी वह खुश नहीं थी। यह सोचकर माँ जी बहुत उदास हो गई। मन ही मन में सोचने लगी, बेटे की बात मानकर यहाँ क्यों चली आई? गांव में जैसे भी रहती, लेकिन बेटे की गृहस्थी तो खराब नहीं होती। खैर, जैसे तैसे मामला शांत हुआ। कुछ ही दिन बीते कि बहू श्वेता माँ जी के पास आई और बोली, माँ जी, विदेश से मेरे भैया और भाभी आए हुए हैं। मैं तो आज रात उन्हें खाने पर बुला रही हूँ। उनके साथ साथ मेरे परिवार के सभी लोग भी रात को घर पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मेरे घर में 12 लोग तो हो ही जाएंगे और यहाँ हम लोग भी हैं, तो आज रात के लिए आपको 15-16 लोगों को खाना बनाना पड़ेगा। मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना है। इतने समय बाद भैया भाभी आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट भी देना है। श्वेता की इस बात पर माँ जी बोली, बहू, आजकल के ज़माने में ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर किया जा सकता है, तो परेशान क्यों होना, खाना बाहर से ही मंगवा लो। नहीं माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है और बाहर का खाना उनके लिए ठीक नहीं है। और फिर मेरे भैया भाभी क्या सोचेंगे कि अपने घर पर बुलाया और अपने हाथ का खाना भी नहीं खिलाया। श्वेता की इतना कहने पर माँ जी बोली, तुम्हारी बात ठीक है बहू, यदि घर का खाना खाना है तो मैं खाना बना देती हूँ। डिनर की तैयारी करने के लिए माँ जी दोपहर से काम में जुट गई। बिना रुके लगातार काम करते रहने की वजह से उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह सोचकर काम में लगी रही कि अगर बैठ गई तो खाना नहीं बन पाएगा। मेहमान आने में कुछ ही समय बचा था। माँ जी तेजी से हाथ चलाने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें चक्कर आने लगे। संभलना मुश्किल होने लगा तो जाकर सोफे पर बैठ गई। तब तक विजय भी आ चुका था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तुरंत उन्हें चेकअप के लिए ले गया तो पता चला कि बीपी लो हो गया था। माँ की तबीयत बिगड़ी हुई देखकर विजय ने श्वेता को प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कह दिया। 2 घंटे बाद जब तबीयत कुछ ठीक हो गई तो विजय अपनी माँ को लेकर घर आया। श्वेता ने अपने परिवार वालों के लोगों को आने का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया, लेकिन अगले दिन श्वेता ने अपनी सासू माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसी कौन सी बीमारी थी सासू माँ जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? अगर खाना नहीं बनाना था तो साफ साफ क्यों नहीं बता दिया? मुझे तो अब समझ आया कि मेरे परिवार वालों का इस घर में आना आपको पसंद नहीं, तभी तो आप बीमारी का नाटक कर रही थी। इस पर माँ जी ने कहा, बहू, मेरी तबीयत सच में खराब थी, मैं भला नाटक क्यों करूँगी? लेकिन श्वेता ने अपनी सासू माँ का यकीन नहीं किया। उसके बाद तो उसने उनसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया। बहू के व्यवहार से
कभी कभी तो माँ जी का उस घर में दम घुटने लगा था। कई बार अपने बेटे विजय को अपने पुराने घर वापस ले जाने के लिए कह चुकी थी, पर विजय उन्हें वापस जाने नहीं देना चाहता था और हमेशा टाल मटोल कर देता था। लेकिन पप्पू अपनी दादी के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। उसे दादी का साथ बहुत अच्छा लगता था, तो रात को भी माखन चोर की कहानियाँ सुनते सुनते अपनी दादी के पास ही सो जाता था। माँ जी भी अपने पोते के साथ बहुत खुश रहती और उसके सहारे ही अपना समय काट लेती थी। एक दिन श्वेता बाजार में खरीदारी के लिए गई हुई थी, तो पप्पू को दादी के पास ही छोड़कर गई। तभी पप्पू उनके पास आया और बोला, दादी भूख लगी है। कहते हुए पप्पू दादी जी से कुछ खाने के लिए मांगने लगा। पप्पू को खाना देने के लिए जैसे ही माँ जी किचन में गई तो फर्श पर पानी गिरा होने की वजह से एकाएक उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। कमर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। माँ जी उठने में असमर्थ रही, फिर भी जैसे तैसे करके फ़ोन के पास पहुँची और अपने बेटे को फ़ोन लगाकर सारी बात बता दी। विजय जल्दी से घर पहुंचा और अपनी माँ को बिस्तर पर लेटाया। बिना देरी किए श्वेता को फ़ोन लगाया। श्वेता, माँ रसोई घर में अचानक से फिसल गई है और दर्द के कारण कराह रही है। मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं पप्पू को अकेला घर पर नहीं छोड़ सकता। तुम जल्दी आ जाओ। हे भगवान, एक तो जब से यह आई है तब से बीमारी का बहाना लिए बैठी है और अब ये नई मुसीबत। ना जाने यह माँ बेटा मुझे चैन से भी जीने देंगे कि नहीं। मन ही मन में गुस्से में बड़बड़ाती हुई श्वेता घर पर आई। डॉक्टर को दिखाया और जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कुछ समय के लिए उन्हें बेड रेस्ट करने की सलाह दी। डॉक्टर की बात मानकर विजय को कुछ तसल्ली हुई। उसने अपनी पत्नी को माँ का ख्याल रखने के लिए सख्त हिदायत दे दी थी और एक काम वाली भी लगा दी थी, ताकि माँ का ख्याल रखते हुए श्वेता पर बाकी कामों का बोझ ना पड़े। विजय की हिदायत पर श्वेता भी अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखने लगी थी। उन्हें कोई काम नहीं करने देती थी। श्वेता की माँ को जब अपनी समधन के बारे में पता चला तो उन्होंने भी हालचाल जानने के लिए माँ जी को फ़ोन किया। चिंता मत कीजिए समधन जी, जल्दी ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बच्चे आपका अच्छे से ख्याल तो रख रहे हैं ना। अपनी समधन की चिंता जताने का ढोंग करते हुए श्वेता की माँ ने कहा तो माँ जी मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे बच्चे तो मेरा ख्याल रखते ही हैं और श्वेता तो मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं देती। कुछ दिन बीते। माँ जी अब पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। एक दिन उन्होंने अपने पुराने घर में जाने की इच्छा जताई। बस बेटा, बहुत सेवा करवा ली तुम लोगों से, अब मैं अपने वापस घर जाना चाहती हूँ। इस बात पर विजय ने कहा, माँ, यहाँ आपका ही घर है, अब आप यहीं रहोगी, कहीं और नहीं जाओगी। सोचो अगर आप उस घर में अकेली होती और यह घटना वहाँ हो जाती तो कौन देखने आता। माँ बेटे की ये बातें श्वेता चुपचाप खड़ी हुई सुन रही थी और बिना कुछ बोले रसोई घर में चली गई। अब माँ जी को उसके व्यवहार में फिर से बदलाव नजर आने लगा था। वो जानती थी कि श्वेता सामने तो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन मन ही मन में उसे अपनी सास की उपस्थिति खटक रही थी। रविवार के दिन श्वेता को किटी पार्टी में जाना था। विजय घर पर ही था तो श्वेता ने अपने बेटे पप्पू को विजय के पास बिठा दिया। पप्पू विजय को ज़्यादा परेशान ना करे, इसीलिए मोबाइल फ़ोन में गेम लगाकर उसके हाथ में थमाकर पार्टी के लिए चली गई। अपने बेटे को फ़ोन लगाकर देते हुए यह ख्याल भी नहीं आया कि उसका मोबाइल अब अनलॉक हो चुका है और कोई भी उसके मोबाइल में मैसेज पढ़ सकता है। काफ़ी देर से पप्पू मोबाइल पर गेम खेल रहा था।
जब तक पप्पू मोबाइल देखता तब तक खुश रहता था, लेकिन विजय ने जैसे ही उसके हाथ से मोबाइल लिया तो वह रोने लगा। बेटे का दिल बहलाने के लिए विजय उसे गोद में लेकर उसके साथ बातें करने लगा, लेकिन पप्पू के साथ हंसते बतियाते विजय ने देखा कि श्वेता के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। श्वेता कभी भी अपना मोबाइल अनलॉक करके नहीं छोड़ती थी और ना ही कभी विजय की दिलचस्पी थी कि उसकी मोबाइल चेक करे, और ना ही यह जानने की दिलचस्पी थी कि वह अपने मायके वालों के साथ क्या बातें करती है। लेकिन मोबाइल में बार बार मैसेज आ रहा था तो विजय की नज़र उस पर गई, लेकिन जैसे ही विजय ने मोबाइल उठाकर देखा, उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब उसने मोबाइल में आया एक मैसेज पढ़ा। श्वेता, तेरी सासू माँ ने वापस घर जाने वक्त के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? मुझे तो चिंता हो रही है मेरी बच्ची कि कहीं अपनी सास की सेवा करते करते तू ही बीमार ना हो जाए। पहले तो हम जब मर्जी तेरे घर आ जाते थे, लेकिन अब से तेरी सासू माँ घर पर आई हैं, मैं तो तुझसे फ़ोन पर भी ढंग से बात नहीं कर पाती। मेरी बात याद रखना, जैसे ही तेरी सासू माँ थोड़ी ठीक होने लगे उन्हें वापस अपने घर भेज देना। इस सास नाम की मुसीबत को अब और ज़्यादा झेलने की ज़रूरत नहीं है, और अब अगर वो श्रवण कुमार उन्हें जाने से रोक दे तो मायके जाने की धमकी दे देना। लेकिन अब इन माँ बेटे की गुलामी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विजय ने जैसे ही श्वेता की मम्मी का मैसेज पढ़ा, उसे तो जैसे अपने आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सामने इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली उसकी सास के दिल में उसकी माँ के लिए इतनी कड़वाहट भरी हुई थी। यह देखकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, और उससे भी बड़ी हैरानी उसे अपनी पत्नी द्वारा लिखे हुए मैसेज पढ़कर हुई, जो उसने अपनी माँ का मैसेज आने से पहले लिखा था। माँ, क्या बताऊँ, जब से मेरी सास बीमार पड़ी है मेरे सिर पर तो मुसीबत ही पड़ गई है। तुम्हारे कहने पर मैंने उन्हें सीधे मुँह बात करना भी छोड़ दिया था। अब कुछ दिन पहले तो वह कह भी रही थी कि मुझे घर वापस जाना है, लेकिन जब से उन्होंने बिस्तर पकड़ा यह उम्मीद भी कम बची है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, ना जाने मुझे कब आज़ादी मिलेगी इस सास रूपी बोझ से। अब विजय की हैरानी अब गुस्से में तब्दील हो चुकी थी। वह श्वेता के आने का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे इंतजार बढ़ता जा रहा था, उसका गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंचता जा रहा था। इस बीच विजय ने सारा मामला अपनी माँ के सामने भी स्पष्ट कर दिया। विजय की बातें सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम बहू को कुछ मत कहना, यह सब मेरे कारण ही हो रहा है। तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी गृहस्थी मेरे कारण ही खराब हो रही है। मेरे जाते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नहीं माँ, अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। विजय के दिलो दिमाग पर गुस्से के बादल गहराते जा रहे थे। जैसे ही श्वेता घर आई तो विजय ने उसे उसका मोबाइल दिया। विजय के हाथ से मोबाइल लेते हुए श्वेता को याद आया कि मोबाइल पर तो उसकी माँ के मैसेज आते हैं, कहीं विजय उन्हें पढ़ तो नहीं लिया। उसे थोड़ा डर लग गया, लेकिन विजय के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। इसका मतलब सब ठीक है। श्वेता को इस बात की तसल्ली हुई। उसी समय विजय ने कहा, चलो श्वेता, आज तुम्हारे मायके चलते हैं। अपनी माँ के घर जाने की बात सुनते ही श्वेता खुशी से चहक उठी और जल्दी से तैयार होकर पप्पू को उठाकर आ गई। रविवार का दिन था, इसीलिए सभी लोग घर पर ही थे। बेटी दामाद को आया देखकर श्वेता के पिता ने कहा, अरे दामाद जी आए हैं, कुछ चाय नाश्ता तो लेकर आओ। विजय ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं ससुर जी, मैं तो बस आपकी अमानत आपको लौटाने आया। की बात सुनकर सब हैरान हो गए थे। तभी श्वेता के पिता ने पूछा, कौन सी अमानत? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तो विजय कड़े स्वर में बोला,
ससुर जी, आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। मेरे घर में अब उसकी कोई जगह नहीं है। यह सुनकर श्वेता आंखें दिखाती हुई बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? साफ साफ बताओ बेटा, क्या हुआ है? ससुर जी ने हैरानी से पूछा। तो विजय बोला, ससुर जी, यह बात आप सासू माँ और अपनी बेटी से पूछे तो बेहतर होगा। श्वेता की माँ हैरानी से विजय की तरफ देखने लगी और गुस्से में बोली, दामाद जी, आखिर आपको समस्या क्या है? कुछ बताएंगे? समस्या तो आप हैं सासू माँ जी। अपनी बेटी को क्या सिखाती हैं? बेटी का घर बसने नहीं देना चाहती। हमारे घर परिवार की सारी मुसीबतों की जड़ सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अपनी पोल खुलते देखकर सासू माँ ने चुप रहना ही बेहतर समझा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? श्वेता गुस्से में चिल्लाई। तो विजय व्यंग भरी मुस्कान चेहरे पर बिखेरते हुए कहा, क्यों श्वेता, इसमें गलत क्या है? तुम भी तो अपनी सास से इसी तरह बात करती हो। मैंने ऐसा कब कहा तुम्हारी माँ के बारे में? श्वेता कांपते हुए बोली। तो ठीक है, फिर आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। ससुर जी, श्वेता से कहिए अपना मोबाइल अनलॉक करे। श्वेता यह सुनते ही हड़बड़ा गई और मोबाइल अनलॉक करने के लिए मना कर दिया, लेकिन अपने पिता द्वारा जोर दिए जाने पर उसे मोबाइल अनलॉक करना ही पड़ा। विजय ने यह सारे संदेश अपने ससुर जी को दिखाए। श्वेता और उसकी माँ की जो भी बातें हो रही थी एक दूसरे के साथ मैसेज पढ़कर ससुर जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। ससुर जी, सासू माँ यही बैठे बैठे हमारे घर का पूरा कंट्रोल रखती हैं। यह बात कहाँ तक सही है? अपनी बेटी को सही बात समझाने की बजाय उसके ससुराल में कलह के बीज बोना कहाँ तक सही है? अपने परिवार में क्लेश करना है, ये सिखाना है, कहाँ तक सही है? श्वेता और उसकी माँ की मैसेज पढ़कर ससुर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और परिवार के सभी लोगों की हैरानी भरी नजरों से उन दोनों पर ही टिकी थी। जब सारा मामला स्पष्ट हो गया, श्वेता और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक गई। अब श्वेता से भी कुछ कहते ना बनता था, क्योंकि अब सभी को श्वेता और उसकी माँ की करतूतों के बारे में पता चल चुका था। श्वेता के पिता ने उसकी माँ को गुस्से से फटकार लगाते हुए कहा, कुछ तो शर्म की होती। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण हमारी एक बेटी पहले से तो तलाक लेकर घर पर बैठी है, अब तुम दूसरी का भी घर तोड़ने में लगी हो। और श्वेता, तुमने आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ससुर जी ने विजय के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ़ करना बेटा, हमें तो लगा था कि हमारी बेटी अपने ससुराल में बड़े सलीके से रहती है, सभी को बहुत खुश रखती है, अपनी सास की बहुत इज्जत करती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अच्छा हुआ बेटा, आपने समय रहते इन सब बातों से हमें अवगत करा दिया। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर विजय ने बड़ी विनम्रता से कहा, माफ़ करना पिताजी, किसी की बेइज्जती करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी माँ के खिलाफ साजिश होते देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तभी श्वेता के पिता बोले, बेटा विजय, अब एक काम और कीजिए, हमारा मान रखते हुए आप श्वेता को अपने घर वापस लेकर जाइए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अपने ससुर जी के कहने पर विजय अपनी पत्नी श्वेता और बेटे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर के बाद श्वेता के पिताजी भी श्वेता की माँ को लेकर घर पर आ गए। श्वेता ने अपनी सासू माँ के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए उनसे माफ़ी मांगी, तो श्वेता की माँ ने भी अपने समधन से माफ़ी मांगते हुए भविष्य में उनके परिवार में बेवजह दखल न देने का आश्वासन दिया। आज समय रहते सही दिशा में उठाए गए कदम विजय के एक
कदम से उसके परिवार को टूटने से बचा लिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।